हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं MHI 8 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें कुल मिलाकर 25 यूनिट्स हैं और उसके हम 25 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, IAS एग्जाम, इग्नू MA हिस्ट्री के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से रिलेटेड अलग अलग प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक जो हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा जिन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी PDF का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। औद्योगिक युग के आगमन को क्यों प्रकृति मानव के अंतर संबंधों में एक प्रमुख परिवर्तनकारी घटना माना जाता है? देखिए, औद्योगिक काल के बारे में, महत्व के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो पहले तो क्या था कि प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर करते थे हम लोग। इसके बाद चीज़ें बदली, सरलता से जटिलता की ओर बढ़ी, कृषि की शुरुआत हुई, तकनीक आई, शारीरिक श्रम जो है वो कम हो गया, ऊर्जा का जो है अलग अलग तरीके से प्रयोग होना शुरू हुआ। बाज़ार में जाएं तो बाज़ार की आवश्यकताएं जो हैं बढ़ गई, वहाँ पे मांग बढ़ गई, इसके लिए पूर्ति भी करना ज़रूरी था। इसके अलावा जनसंख्या में तेज़ी से बढ़त देखने को मिली। तो इस तरह से औद्योगिक युग के आने के बाद में ये चेंजेस आए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमाओं और दर्रों का वर्णन कीजिए जो भारत और तिब्बत को जोड़ते हैं, और उनकी स्थिति को भी स्पष्ट कीजिए। इसको आपको 4 हेडलाइंस पे ख़त्म करना है। हिमालय श्रृंखला, उत्तरी भारत के मैदान, भारतीय पठार और तटीय निम्न भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं। औपनिवेशिक काल से संबंधित पर्यावरणीय इतिहास लेखन की प्रकृति पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। देखिए, औपनिवेशिक काल जो कि ब्रिटिशों का जो काल था, उस समय पे क्या हो रहा था पर्यावरणीय इतिहास लेखन में, ये देख लेते हैं। क्रमिक विकास का जो है मापदंड यहाँ पे देखने को मिलता है। आदिकालीन पहले आया, उसके बाद आदिवासी, उसके बाद मुखिया तंत्र और आखिर में जाके राज्य का शासन जो है स्थापित हो गया। राज्य के नियंत्रण के तहत जो है इतिहास लेखन भी डाइवर्ट हो गया। पारंपरिक जो मुद्दे थे उनकी जो है आलोचना की जाने लगी और आधुनिक जो सोच थी उसको लेकर आया गया। समस्त भारत में एक समान जो है ब्रिटिश नीति को लागू नहीं किया गया, कहीं पर कमतर तो कहीं अधिक। वन कानून निर्माण, इस तरीके के निर्माण कार्य आपने सुने होंगे कि बहुत सारे कानून बनाए गए थे, जैसे कि बंदोबस्त कानून, जिससे क्या हुआ कि जो आम आदमी है उस पर काफ़ी असर पड़ा। रैयत, जिसे किसान भी कहते हैं, का वन जो है, वन उपज पर जो अधिकार है उसको जो है प्रश्न चिन्ह बना दिया गया। अधिकतर जो अधिकार थे वो राज्य के हाथ में चले गए। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व कृषि काल में मुख्य संसाधन उपयोग की प्रक्रियाओं का परीक्षण कीजिए। कृषि काल से पहले की बात हम कर रहे हैं। तो विभिन्न उपकरण, पहले क्या होता था कि अलग अलग तरह के उपकरण अपनाए जाते थे शिकार और संग्रहण के लिए। कई मुख्य उपकरण जो है निर्माण कार्य में यूज किए जाने लगे। प्राकृतिक रूप से जो है बहुत सारे ऐसे स्थल थे जहाँ से मुख्य तौर पर जो है, जैसे कि लोहा है या फिर अलग अलग तरह के जो है आपको संसाधन मिल जाया करते थे, जिसमें पाकिस्तान, मध्य भारत और महाराष्ट्र प्रमुख रूप से स्थापित थे। उपकरणों का जो है व्यावसायिक रूप से प्रयोग होना शुरू हुआ। पहले तो निजी यूज़ के लिए ही क्या करते थे, उसके बाद व्यावसायिक प्रयोग जो है तेजी से बढ़ा। उपकरणों के विस्तृत स्तर पर जो है निर्माण की प्रक्रिया जो है तेजी से बढ़ने लगी। अगला प्रश्न देखते हैं। आखेटन संग्रहण समुदायों के भौगोलिक विस्तार का सावधानी पूर्वक विश्लेषण कीजिए और विस्तार की मुख्य अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। मुख्य तौर पर आखेटन जो काम करते थे और संग्रहण का जो काम करते थे, उस समुदाय की बात हम करने वाले हैं। देखिए, ये कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग समस्त देश में जो है छाए हुए थे, यानी कि रह रहे थे। उत्तर प्रदेश में अगर कुछ जगह को हम पर्टिकुलर देखें तो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, पाकिस्तान हो गया, दक्षिण में चेन्नई हो गया। उस समय पे 2 तकनीकी परंपराएं अपनाई गई थी, यतासोहन और ऐशोली, जिसको आप डिटेल में लिख के आएंगे पेपर में। पर्यावरण के अनुकूल जो है अधिकतर जो है मध्य भाग और पूर्वी घाटों के दक्षिणी भाग, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आखेटन और संग्रहण से रिलेटेड जो एरियाज हैं वो मध्य भाग है और पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग हैं। घनी वनस्पति के कारण जो है धीरे धीरे क्या हो रहा था कि आवास क्षेत्र में जो है कमी आ रही थी। मध्य पाषाण कालीन की बात करें तो आखेटन संग्रहण समुदाय जो है लगभग इसी समय के हैं। कृषि समाज के ये सहवर्ती भी माने गए और उनसे पहले के भी माने गए, यानी कि उनके बराबर से भी इनका विकास हो रहा था और उससे पहले से भी होता आ रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन इतिहास में भ्रमणकारी पशुचारी
और कृषि के मध्य के संबंधों का स्वरूप का परीक्षण कीजिए। यानी कि जो पशुचारण किया करते थे और जो कृषि किया करते थे, उन दोनों के बीच में किस तरह के संबंध थे उसे देख लेते हैं। आखेटन और संग्रहण से पशुचारण और कृषि साथ साथ में क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या है, आखेटन और संग्रहण से पशुचारण की तरफ मनुष्य बढ़ा और उसके बाद साथ साथ में जो है खेती भी शुरू की। कुछ जो पशुचारी भ्रमणशील लोग होते थे और कुछ अल्प मात्रा में जो है कृषि में कार्यरत, यानी कि दोनों काम जो है वो एवरेज में करते रहते थे। मध्यम आकार के पशुचारण झुंड देखने को मिले इस समय पे। मांस, ऊन और खाल ये सब जो हैं ये देते थे कृषि से जुड़े हुए लोग हैं किसानों को, और बदले में इनको वहाँ से अनाज मिलता था। फसल की कटाई के बाद क्या होता था, पशुचारण से जुड़े जो लोग हैं वो अपने पशुओं को खेतों में छोड़ दिया करते थे, जिससे क्या होता था उनका जो खाद है वो आपका खेत में गिरता था, इससे उपज और बढ़ जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नवपाषाण कालीन क्रांति की महत्ता का परीक्षण कीजिए। तो नवपाषाण कालीन क्रांति की बात करें तो पाषाण शिल्प में इस तरह में काफ़ी सारा परिवर्तन आया। जो पाषाण यानी कि पत्थर से जो अलग अलग चीज़ें बनती थी उसमें परिवर्तन आया। अलग नए तरह के पाषाण उपकरण बनने लगे। भूमि को जो जोतने की प्रक्रिया है इस समय पे, क्योंकि काफ़ी सारे औजार आ गए थे तो आसान हो गई थी। कुल्हाड़ी का प्रयोग जो है पेड़ हटाने के लिए किया गया। पेड़ क्यों हटाए जा रहे थे, ताकि खेती के लिए जो है भूमि को साफ किया जा सके। नुकीले औजार आ गए, जिससे क्या हुआ कि शिकार करना आसान हो गया। कृषि ने जो है पशुपालन को और सुदृढ़ कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता की कृषि के तरीकों का परीक्षण कीजिए। अब पर्टिकुलरली सिंधु सभ्यता की बात करें, यहाँ की खेती की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या द्वारा जो है नगरीय जनसंख्या को उत्पादन का हिस्सा दिया जाता था। सिंधु नदी का बाढ़ का जो मैदान है वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी फैला हुआ है। गर्मियों में जो बाढ़ आती थी उससे क्या होता था, गेहूं और जौ बोने में जो है वो उसी समय था, तो गेहूं और जौ बोने का जो समय है वो मैच कर रहा है, इसीलिए उसको उगाने में जो है आसानी होती थी। परंतु कृषि के अनिश्चित विकास की संभावना जो है वो कम थी। यानी कि विकास हो रहा था, एक एवरेज आप मान के चलिए, परंतु आप ये नहीं कह सकते कि बहुत तेज़ी से हो रहा था। उपकरण जो है इस समय पे कहाँ कहाँ मिले, कालीबंगन, बनावली, उसके अलावा शोरतुगई। हल बैल का जो है उपयोग यहाँ पे शुरू हुआ कृषि में जो सहायक थे। इसके अलावा आंशिक विकास करने के लिए जो है, अगर आप कहेंगे कि सिंधु घाटी में जो है कृषि में किन किन चीज़ों में सहायता दी, तो हल और बैल का जो प्रयोग है उसने आंशिक तौर पर कृषि में विकास करने के लिए काफ़ी सहायता दी। रबी की फसलें यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हड़प्पा का जो कच्छ प्रदेश है अपनी एक अलग भूमिका में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का बाद के समय पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर आप पहले हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे तो उसके इम्पैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। तो स्वरूप में रूपांतरण, देखिए हड़प्पा सभ्यता ज़्यादातर नगरीय सभ्यता मानी जाती है, तो धीरे धीरे उसके स्वरूप में जो है रूपांतरण हुआ और इसीलिए कहीं ना कहीं उसका पतन भी हो गया। नगरीय जो लक्षण थे, जो शुरुआती उसके लक्षण थे, उसमें कमी आने लगी थी। खेती जो थी वो जो एवरेज थी वो उससे भी कम हो गई। उत्तर हड़प्पा नगरीय स्थिति जो ये आप देखेंगे, ताम्रपाषाण संस्कृतियों में जो है कृषि, पशुचारण आदि व्यवस्था देखी गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पशुचारण था उससे खेती की तरफ अग्रसर होने लगे। अगला प्रश्न देखते हैं, महापाषाण युग में सिंचित कृषि ने पशुचारण अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया, समीक्षा कीजिए। तो महापाषाण युग की बात कर रहे हैं और उसमें भी सिंचित कृषि की बात कर रहे हैं। तो आवासीय स्थान जो है चिन्हित करने में जो है समस्या आती थी, क्योंकि काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में जो है इनके जो कृषि से जुड़े हुए जो क्षेत्र थे वो फैले हुए थे। संसाधनों को लेकर जो है आपसी संघर्ष देखने को मिलता है। कृष्णा और गोदावरी नदी जो है वो कृषि पृष्ठभूमि से बहुत ही अहम तरीके से जुड़ी हुई थी, हालांकि लौह वस्तु की जो है कम प्राप्ति हुई है यहाँ पे। भ्रमणशील जो पशुचारण है इस समय पे काफ़ी एक्टिव हो गए थे। हल का जो प्रयोग है धान की खेती में यूज़ होता था। इससे क्या हुआ कि कृषि क्षेत्रों में जो है कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई जो बस्तियाँ थी उसे विभाजित करने में जो है इतिहासकारों को काफ़ी आसानी हुई, जो बाद में पुरातात्विक वहाँ पे गए। इसके अलावा मुख्य व्यवसाय यहाँ पर क्या था, पशुचारण था शुरुआत में, और उसके बाद जो है खेती। अगला प्रश्न, ऊर्जा उपभोग के ऐतिहासिक स्वरूप पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा उपभोग
यानी कि जब उसको कंजप्ट करेंगे आप तो उसमें क्या करेंगे, उसका जो उपभोग है और प्रयोग है दोनों में जो है तालमेल देखने को मिल रहा है। इस समय पे ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो शुरुआत में क्या था, भोजन संग्रहण तक सीमित थी, परंतु बाद में जो है उसका व्यावसायिक रूप से विकास होने लगा। मानव शक्ति के स्थान पर जो है, जहाँ पर हम बाद में मानव शक्ति को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे पशु की भारवाहक शक्ति को यूज़ किया करते थे। पानी और हवा का ऊर्जा के रूप में जो है प्रयोग धीरे धीरे शुरू होने लगा। बांध निर्माण की प्रक्रिया आई। हालांकि बांध निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अंग्रेज़ों के समय में भारत में काफ़ी अच्छे स्तर पर प्रचलित हुई थी। औद्योगिक नगरों की स्थापना अधिक जल वाले स्थान पर हुई। पंचक्की, माप निर्धारण और नाभिकीय ऊर्जा, ये कुछ उदाहरण हैं जो आप अपने एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं ऊर्जा उपभोग से रिलेटेड। अगला प्रश्न देखते हैं, जल अधिकारों पर एक टिप्पणी लिखिए और साथ ही उनकी पर्यावरणीय महत्ता का उल्लेख कीजिए। तो जल अधिकारों की बात करें तो अधिक जनसंख्या जहां होगी वहां अधिक मांग होगी जल की। प्रवास और अन्य साधनों के प्रयोग में जो है सीमितता देखने को मिल रही है। विधिवत प्रणाली का जो है कहीं ना कहीं शुरू से ही, भारत हो या फिर कहीं और देश हो, वहां पर क्या होता है कि जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है जल को कैसे यूज़ करना है उसकी प्रणाली को सही तरीके से निर्धारित नहीं किया जाता, और कहीं ना कहीं विधिवत प्रणाली है इसका जो अभाव है वो जल संसाधनों पर जो है उसको सीमित करने की कोशिश करता है। 19वीं शताब्दी में जल के प्रयोग से जो है काफ़ी सारे नियम जो है प्रकाश में आने लगे, जनसंख्या में बढ़त होने लगी, और ये सबसे बड़ी समस्या थी। जल को संपत्ति के रूप में नहीं मानना। राज्य के मध्य जो है दो नदियां जो थी एक तरीके से रास्ते का रूप लेने लगी। जल अधिकार से जुड़े जो मुद्दे हैं वो फिर एक समय पर आकर जब लगा कि हाँ जल जो है काफ़ी सीमित है, तब जाकर काफ़ी एक गंभीर मुद्दा बना। फिर इसके बाद कई सारे समझौते, कई सारी संधियां, ट्रीटीज़ बनी। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास में वनों के बदलते अवबोधन पर एक निबंध लिखिए। दो तकनीक, पहले भी हमने बात की, सोहन और एस्यूली। एस्यूली उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में मद्रास तक, ये इसकी ज्योग्राफी है। इस जगह पर ये तकनीक कारगर थी। स्थल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है वनों से रिलेटेड, मध्य भारत, दक्षिणी पूर्वी घाट। जनसंख्या जो है यहाँ पे काफ़ी सघन देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। विभिन्न उपकरणों का जो है अलग अलग यहाँ पे प्रयोग होना शुरू हुआ वनों से जुड़ा। मानव की जो है वन साधनों पर जो निर्भरता है, जो हमने शुरू में भी बात की थी कि प्रकृति और वन दोनों पर ही मानव की जो है काफ़ी निर्भरता रही है। हालांकि उसने बाद में उस पर जाकर काफ़ी दोहन किया है, जिसके दुष्प्रभाव जो है मानव को ही झेलने पड़े हैं। वन के वातावरण का जो हड़प्पा संस्कृति है, मोहरों पर भी प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे वहाँ की जो संस्कृति थी वहाँ पर भी आपको वन का जो कटाव है, धीरे धीरे वन की जो कमी है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। चित्रण आदि में भी आपको ये प्रकृति देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, धातु के आगमन से मानव जीवन यापन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, अपने विचार लिखिए। ये हम सभी मानते हैं कि धातु के आने से हमारी बहुत सारी जो समस्याएं थी वो हल हो गई, तो उन्हें समझ लेते हैं। जो भूपटल पर है आसानी से उपलब्ध धातु, उनकी जो उपयोगिता है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाते थे उनकी उपयोगिता तेजी से बढ़ने लगी। अब धातु जो होता था वो अन्य चीज़ों की तुलना में काफ़ी सस्ता होता था। कृषि और उद्योगों में जो है दोनों में ही आसानी से इसको उपयोग में लाया जा सकता था। जो धातु से जुड़े हुए जो कामगार थे उन्होंने अपना एक स्वतंत्र रूप से एक अस्तित्व उन्होंने क्रिएट किया, जहाँ पर एक वो प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, जिसमें उनको किसी और के प्रति जो है जिम्मेदार रहने की ज़रूरत नहीं थी। सभ्यता जो है वो भी इससे जो है इसने विस्तार पाया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय विचार पद्धति में प्रदूषण की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। प्रकृति को जो है शुरुआत से भारत में क्या है, प्रकृति को सृष्टि की देन माना गया। मानव को जो है इसका प्रदर्शक भी माना गया और संरक्षण भी माना गया। हालांकि आज के समय में ये बात जो है आपकी स्थापित नहीं होती है। मानव जो है एक तरीके से दोहक के रूप में स्थापित हो गया है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रदूषण को क्रिएट कर रहा है। प्रदूषण का जो स्रोत है वो क्या है, मानव की स्वार्थपरकता है। मानव किस तरीके से सेल्फिश होकर चीज़ों को तेज़ी से विकास, हालांकि विकास का नज़रिया ठीक है, विकास के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को जो है पर्यावरणीय दृष्टि से भी देखना ज़रूरी है। ऋतुओं और सृष्टि आदि को प्रदूषण से घिरा हुआ माना गया।
कहीं ना कहीं जो आज हम देखते हैं कि कैसे बरसात किसी भी मौसम में आ जाती है, या गर्मी जो है एकदम से तेज़ी से बढ़ जाती है, तो जो प्रदूषण है उसका प्रभाव जो है पूरी ऋतुओं पर, पूरे की पूरी प्रकृति पर पड़ गया है। पर्यावरण के विरुद्ध जो है आधुनिक विकासवादी सिद्धांत, जो आप सिद्धांत की बात करते हैं, आधुनिक जो इतिहासकार हैं, आधुनिक जो विद्वान हैं, विकासवादी सिद्धांत वो कहीं ना कहीं पर्यावरण पर जो है भारी पड़ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, संरक्षण के संबंध में भारतीय दृष्टिकोण पर एक निबंध लिखिए। अब हमने पिछले ही क्वेश्चन में बात की, संरक्षण से जुड़ा मानव का जो प्रकृति है, मानव का जो दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं अब नेगेटिव क्षेत्र में ज़्यादा जा रहा है। इसे भी समझ लेते हैं। मानव जीवन आसपास के वातावरण पर आधारित और प्रभावित, ये हम मानते हैं कि हम प्रकृति पर जो है पूरी तरह से आधारित हैं और उसकी जो घटनाएं होती हैं उससे जुड़ी, प्रकृति से जुड़ी, और उससे प्रभावित भी होते हैं। ब्रह्मांड जो है सृष्टि, विनाश और पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं के इर्द गिर्द जो है चलता रहता है। 4 आश्रम का काफ़ी महत्व है, पुरुषार्थ, जिससे पुरुषार्थ बनता है। मानव जीवन में 4 आश्रम बहुत ज़रूरी हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रकृति हमें अपने आप तालमेल बनाने की कोशिश करती है अपने आप से। प्राचीन भारतीय सामाजिक धार्मिक प्रथाओं का महत्व, बहुत सारी हमारी ऐसी धार्मिक सांस्कृतिक जो प्रथाएं ऐसी बनाई गई हैं जो प्रकृति को जो है बढ़ावा दें। भारतीय लेखन आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारे वेद, उपनिषद, पुराण आदि में भी प्रकृति से जो है जुड़ाव की बात की गई है। प्रकृति को ईश्वर के बराबर माना गया है। उदाहरण के लिए काफ़ी सारे धार्मिक अनुष्ठान इसलिए किए जाते हैं ताकि प्रकृति की रक्षा की जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण के इस्लामी दृष्टिकोण के प्रमुख लक्षणों पर चर्चा कीजिए। इस्लामी दृष्टिकोण की बात करें तो सृष्टि या फिर व्यक्ति कैसे बना, ईश्वर या अल्लाह के द्वारा बनाया गया, ऐसा वो मानते हैं इस्लामी दृष्टिकोण वाले लोग। कुरान जो उनकी बहुत ही अहम पुस्तक है, बहुत ही अहम स्रोत है ज्ञान का, उसको बहुत मेन माना गया है। यहाँ पे कुरान की जो तुलना है वो वृक्ष से की गई है और उसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी मजबूती से बनी हुई है। सृष्टि का निर्माण जो है 4 अवस्थाओं में हुआ। पहले भौतिक अवस्था, उसके बाद एक सिस्टम लाया गया उसको चलाने के लिए, फिर कुछ नियम बनाए गए और उसके बाद में कुछ निर्देश जो कि अल्लाह द्वारा दिए गए थे। सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया जो है शुरुआत में थी जल के आधार पर, उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी तक इसने अपना सफ़र तय किया। अलग अलग वर्गों से जुड़े जो लोग हैं उनके अलग अलग गुण होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति को जो है प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से इस्लामी दृष्टिकोण की हमने बात कर ली। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्योगवाद में किस प्रकार पर्यावरण के औपनिवेशिक बोध को रूप दिया, विवेचना कीजिए। देखिए, उद्योगवाद से कहीं ना कहीं विकास तो हुआ है परंतु पर्यावरण पर भी काफ़ी सारे दुष्परिणाम पड़े। इसके अलावा औपनिवेशिक जो शासन आया उसने चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा जटिल कर दी। इस संदर्भ में इस चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आई औद्योगिक क्रांति, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। ब्रिटेन में ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है औपनिवेशिक भारत पर भी पड़ा। प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग की जो संभावना थी, यानी कि जितना प्राकृतिक संसाधनों को आप यूज़ कर सकते हैं वो और ज़्यादा बढ़ाया गया, उसकी संभावना जितनी हो सकती है उसको और ज़्यादा अधिक किया गया, यानी कि पूरी तरह से उसका दोहन किया गया। संसाधनों के सामान्य प्रचलन के स्थान पर जो नॉर्मल यूज़ के लिए, निजी यूज़ के लिए किया जाता था, अब उसको व्यापारिक प्रयोग में लाया गया, व्यावसायिक प्रयोग में लाया गया। संसाधनों का जो है बंधन मुक्त शोषण किया गया, यानी कि कोई भी बंधन ही नहीं लगाया गया कि आप संसाधनों का जितना मिसयूज़ कर सकते हैं कीजिए। कानून निर्माण, काफ़ी सारे कानून ऐसे बना दिए गए जो कि इस प्रक्रिया को और बढ़ावा दे रहे थे। सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों से जो है मुक्ति दिला दी गई, क्योंकि भारत पर जब आप शोषण कर रहे हैं, भारत पर नियम कायदे लाद रहे हैं, तो यहाँ की जो सामाजिक सांस्कृतिक जो परिस्थितियाँ हैं उनको तो आपने पहले ही जो है असभ्य कह के नकार दिया है। अंग्रेजी जो व्यापार है उसने जो है काफ़ी तेज़ी से विस्तार किया और कहीं ना कहीं इसका जो दुष्प्रभाव है वो पर्यावरण पर पड़ा और लकड़ी के स्थान पर जो है कोयला सबसे बड़ा प्रयोग आप उदाहरण आप दे सकते हैं एग्जाम के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर औपनिवेशिक नीति। उत्तर औपनिवेशिक नीति जो बाद में आई, औपनिवेशिक नीति की निर्बाध निरंतरता दर्शाती है, विवेचना कीजिए। देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि जो औपनिवेशिक नीति थी, जो ब्रिटिशों की नीति थी, वो बाद के दौर में, यानी कि जब हमने आज़ादी पा ली, बाद के दौर तक जारी रही, ऐसा आप बताइए। अधीनस्थों को, यानी कि जो भारत के जो लोग थे जो अंग्रेजों के अधीनस्थ काम कर रहे थे, उनको अंग्रेजों ने औद्योगिक अर्थव्यवस्था किस तरीके से दोहन
के द्वारा चलानी है उसका रास्ता सिखा दिया था, दिखा दिया था, जिसको उन्होंने बाद में भी फॉलो किया। उत्तर औपनिवेशिक काल में यानी कि बाद के समय में जो सामान्य स्थिति थी वो वैसी ही रही जैसे पहले थी। वनों के जो मालिकाना अधिकार हैं वो अभी भी वैसे के वैसे रहे, यानी कि राज्य का जो प्रभुत्व है वहाँ पर बना रहा। राज्य का जो एक अधिकार है वो पहले जैसा ही बना रहा। हालांकि अंग्रेजों से जो सत्ता है वो भारतीय नेताओं के हाथों में आ चुकी थी। वनों के कगार पर बसे हुए, जो वनों के बिल्कुल किनारे पे लोग रह रहे थे, आसपास में जो लोग रह रहे थे, उनको पहले भी अधिकारों से वंचित रखा गया था और अब भी रखा गया। स्थानीय जो अनुभव थे, भारत की जो परंपरागत ज्ञान की जो व्यवस्था है उसको तकनीकी प्रबंधन के आगे जो है छोटा रखा गया। नौकरशाही जो बाद में भी रही, ब्यूरोक्रेटिक्स के से जुड़े जो लोग थे, सत्ता में जो लोग थे, उन्होंने जो है परिवर्तन करने के प्रति, सुधार के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। अगला प्रश्न देखते हैं, औपनिवेशिक भारत में वन संसाधनों के प्रबंधन पर एक निबंध लिखिए। देखिए औपनिवेशिक भारत में किस तरीके से वन संसाधनों को मैनेज किया गया वो देख लेते हैं। भारतीय और अंग्रेजी साम्राज्य, देखिए पहले तो जो प्राकृतिक संसाधन थे वो सिर्फ भारतीय लोगों के लिए थे। अब बाद में क्या हुआ, भारतीय और अंग्रेजी साम्राज्य, दो साम्राज्यों की मांग की पूर्ति जो है अब प्राकृतिक संसाधन कर रहे थे। निर्दय रूप से काफी दोहन किया गया और इसका अहम स्रोत क्या था, औपनिवेशिक शासन की शोषणकारी स्थापना। बाहरी लोगों को ज्यादा अधिकार दे दिए गए तुलना में भारत के। नौवहन निर्माण उद्योग में जो है भारतीय सागौन की एक लकड़ी आती है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। कृषि विकास में जो है वन को अवरोध मान लिया गया और वनों का कटाव तेजी से किया गया, जिसका दुष्प्रभाव पर्यावरण पर बहुत गहरा पड़ा। रेलवे में जो है जलावन लकड़ी की जो आपूर्ति है वो बढ़ गई। राजस्व उगाही, उनका सिर्फ मुख्य लक्ष्य क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व कर इकट्ठा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाणिज्यिक खेती करनी है, जिससे अधिक लाभ कमाया जा सके, अधिक अधिशेष कमाया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व औपनिवेशिक से यानी कि औपनिवेशिक काल से पहले से औपनिवेशिक काल के बीच जल प्रबंधन में होने वाले परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। इस समय क्या हुआ, पहले वाला काल समझते हैं। पहले सिंधु सभ्यता में क्या हुआ था, स्थायी सिंचाई व्यवस्था थी, कृषि वहाँ पे काफ़ी अच्छे स्तर पर थी। मौर्य काल का जो है जलाशय एक बनाया गया था, काफ़ी फेमस था, सुदर्शन नाम का, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चोल शासक के समय पे ग्रैंड एनीकट बनाया गया जो कि 12 महीने सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता था। मध्यकाल में नहरों का निर्माण करवाया गया। मुगलों ने सिंचाई व्यवस्था के लिए लोगों को उधार देना शुरू किया। औपनिवेशिक काल में हमने ये पॉइंट पहले भी समझा था कि औपनिवेशिक काल में बांध निर्माण जो है काफ़ी अच्छे स्तर पर लाया गया। कुछ नई नहर योजनाएं बनाई गई। अकालों के समय के लिए, जो अकाल पड़ते थे उसके समय के लिए पहले से कुछ तैयारी करनी शुरू की गई। 1930 में मल्टी रिवर वैली डेवलपमेंट सिस्टम लाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या विकास और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच एक अवश्यम भावी विरोध है? इस विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करें, यानी कि विकास और पर्यावरण के बीच में क्या अंतर विरोध है वो समझ लेते हैं। विकास का जुड़ाव आप सीधा सीधा क्या मानेंगे, मशीनीकरण, वैज्ञानिक पद्धति, सतत आर्थिक विकास के लिए, यानी कि जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसके लिए जो है विकास बहुत ज़रूरी है। प्रजातांत्रिक समाज, आधुनिक समाज, इसके लिए विकास बहुत ज़रूरी है। हालांकि पारंपरिक महत्व और तजुर्बे को जो है कहीं ना कहीं विकास की आड़ में नकार दिया जाता है। विकास का जो कार्य है वो सिर्फ कुछ विशेषज्ञों तक नियंत्रण में ला दिया गया, उन तक सीमित कर दिया गया। पर्यावरण की जो संसाधन है वो सीमित हैं, इस पॉइंट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया। अत्यधिक ऊर्जा उपयोग किया गया। अस्थायी औद्योगिकरण की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं बनी रही, यानी कि औद्योगिकरण होगा परंतु वो स्थायी रूप से बिल्कुल नहीं होने वाला। उत्पादन और उपभोग, यानी कि सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है और लोगों को आदी बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करने के प्रति, ये एक तरफा नीति जो है उस समय पर बरकरार रही। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता की महत्ता की समीक्षा कीजिए। पहले समझ लेते हैं जैव विविधता होता क्या है। जैव विविधता जीवन के स्वरूपों में व्याप्त विविधता, विविधता यानी भिन्नता, डिफरेंस। पारितंत्र, पारितंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम। प्रजाति क्या होती है, स्पीसीज। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी जो है जो सिस्टम चल रहा है, हेरिडिटरी सिस्टम है, तो ये 3 वर्ड आप ध्यान रखिएगा, पारितंत्र, प्रजाति और अनुवांशिकी। इन तीनों के इर्द गिर्द जो है जैव विविधता का सिस्टम घूमता है।
जैव विविधता का महत्व क्या है? देखिए, प्रत्यक्ष उपयोग और उत्पादन, जो भी उत्पादन होता है उससे संबंधी लाभ तो जैव विविधता से होता ही है। इसके अलावा संसाधनों की प्राप्ति होती है कई तरह के, जैव तकनीक आपको मिलेगी, मौसम और प्राकृतिक जल पोषक तत्व पर आपका नियंत्रण होगा। आर्थिक महत्व जो है, क्योंकि आपकी जैव विविधता अच्छी होगी तो आप आर्थिक रूप से काफ़ी विकसित होंगे अन्यों की तुलना में। दवाइयों का जो बहुत अहम स्रोत माना जाता है, ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जैव विविधता के माध्यम से पाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के पेटेंट के संबंध मुख्य मुद्दे क्या हैं, विचार करें। पेटेंट आप जानते ही होंगे। अब देखते हैं इस प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है। तो उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा संसाधनों का जो है सबसे पहले बहुत सारा दोहन किया गया, बहुत सारा शोषण किया गया, अपने हित में बहुत सारा यूज़ किया गया। उसके बाद क्या किया, मूल पदार्थ, जो कि मूल पदार्थ हमारे यहाँ से लिए गए थे, मूल पदार्थ पर काफ़ी सारा कार्य किया, काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट करके नए नए स्वरूपों में उत्पाद बना दिए और इसे दक्षिण तक या फिर अन्य जगहों तक ना पहुंचने के लिए एक पेटेंट नाम की दीवार खड़ी कर दी, जिसमें जो है उनके पास ही वो राइट था कि वो लोग उसका उत्पादन कर सके। अन्यों को जो है उसका उत्पादन करने के लिए पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। लाभ जो है इसका विकसित देशों को मिल गया और जो खामियाजा था वो अविकसित और विकासशील देशों को मिला। इसके बाद क्या हुआ, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा, आक्रोश तो होगा लोगों को। तो जैव विविधता सम्मेलन हुए, उसमें इन मांगों को उठाया गया। इसके बाद बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पक्ष, ट्रिप्स नाम की एक अवधारणा लाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं और ये आखिरी प्रश्न है, चिपको आंदोलन की उत्पत्ति और गुणों का वर्णन कीजिए। चिपको आंदोलन बहुत ही ज़्यादा भारत में फेमस हुआ, क्यों हुआ ये समझ लेते हैं। 1970 के दशक में उत्तराखंड में जो है वनों की सुरक्षा करने के लिए ये आंदोलन जो चला। वन नीति क्या थी उस समय पे, दैनिक उपयोग की जो है वस्तुओं से जो है लोगों को वंचित रखा जा रहा था, यानी कि दैनिक उपयोग जो कि वनों से प्राप्त होती थी चीज़ें, उनसे लोगों को जो है वंचित रखा गया। कृषि और पशुपालन पर आधारित वहाँ की अर्थव्यवस्था थी। वहाँ के लोग सिर्फ दो ही काम करते थे, कृषि खेती, नहीं तो पशुपालन। वहाँ से उन्हें क्या क्या मिल जाता था, एक तो चारागाह उनको मिल रहा है, जलावन लकड़ी मिल रहा था, खाद्य पदार्थों का काफ़ी अच्छा स्रोत जो है वन था। अब क्या हुआ कि वनों पे जो है उन्होंने सालाना किराया, एक मामूली सा एक मतलब दिखाने के लिए जो है सालाना किराया नाम की एक नीति लागू की। दूसरा, लीज पर उसको लिया। तीसरा, वहाँ पे प्रशासक नियुक्त कर दिए। इसके माध्यम से जो है बहुत बेहतरीन मतलब नियंत्रण कार्य जो है बहुत उन्होंने अपनी क्षमता से ज़्यादा बढ़ के किया, जिससे क्या हुआ, आम लोगों पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। इसके लिए फिर चिपको आंदोलन लाया गया, जो कि एक समय पर आकर राष्ट्रीय अभियान बन गया। आम जनता की पहल इसको माना गया और इसे गांधीवादी अहिंसात्मक विरोध माना गया, जिसमें किसी भी तरीके की हिंसा नहीं की गई। इस तरीके से आज की जो सीरीज़ है यहीं पे ख़त्म होती है। MHI 8 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहीं पे ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आए और अगली MHI 9 की जो वीडियो सीरीज़ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसके लिए आप जल्दी रेडी रहिएगा और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।